Good morning all of you. Today our topic क्रिया इन हिंदी सब्जेक्ट। देखिए क्रिया किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी जब हम कोई काम करते हैं ना तो उस काम को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, चलना आदि, ये सारी क्या हैं, क्रियाएं। यानी जो हम काम करते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। परिभाषा हो गई कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध मीन्स पता चलना, ज्ञान होना, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु क्या होती है देखिए, और क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है। यानी जो धातु होती है ना उसमें हम ना प्रत्यय लगाते हैं, ना प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उनके योग से, ना प्रत्यय के योग से क्रियाओं का निर्माण होता है। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होती है। जैसे पढ़, खा, दौड़, ये सारी क्या हैं, ये धातु हैं। और हमने इसमें ना प्रत्यय लगाए तो पढ़ना, खाना, दौड़ना, ये क्या हो गई, इसकी क्रियाएं हो गई। क्रिया के भेद बेटा दो आधार पर किए जाते हैं, मुख्य रूप से दो आधार पर किए जाते हैं। एक होता है कर्म या अर्थ के आधार पर, और सेकंड होता है रचना के आधार पर। सबसे पहले हम करते हैं कर्म या अर्थ के आधार पर। यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इसको हम दोबारा से दूसरे टॉपिक में करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, यानी अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसमें कर्म जरूरी नहीं है, यानी कर्ता काम करने वाला, और काम यानी काम का सीधा संबंध किससे हो, काम करने वाले से हो, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया होते हैं। कर्म मीन्स कार्य करना, अकर्मक जिसमें कर्म न हो, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, अर्थात जहाँ कर्म की आवश्यकता ना हो वहाँ अकर्मक क्रिया। जैसे सीता रोती है, रोने का सीधा संबंध किससे है, सीता से। मोहन खाता है, कौन खाता है, मोहन खाता है। तो इन वाक्यों में क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। हम देखेंगे कि जो अकर्मक क्रिया है उसके भी दो भेद किए गए हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। मुख्य रूप से तो दो होती हैं, अकर्मक और सकर्मक, लेकिन अकर्मक के भी उपभेद किए गए हैं, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण मीन्स नाम से स्पष्ट हो रहा है जो पूर्ण हो अपने आप में ही। देखिए जहाँ वाक्य में कर्म के अभाव में क्रिया स्वयं ही अर्थ प्रकट करती है वहाँ पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, यानी क्रिया से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वहाँ क्या होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। जैसे शेर दहाड़ता है, लड़की गई, तो गई और दहाड़ता है में ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक है, लेकिन कैसी, पूर्ण या पूर्ण, तो पूर्ण अकर्मक, यानी जिससे क्रिया से ही अर्थ प्रकट हो जाए, पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाए, वहाँ पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। अब अपूर्ण अकर्मक क्रिया देखिए कि जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता परंतु कर्ता से सीधा संबंध रखने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वास्तव में कर्म तो नहीं होते परंतु कर्म होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अभाव में वाक्य का जो अर्थ है ना वो स्पष्ट नहीं हो पाता, कर्म नहीं होता, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो किसका का भ्रम उत्पन्न करते हैं, कर्म होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, वहाँ अपूर्ण। अपूर्ण किस लिए कहा गया है कि अगर वो शब्द नहीं आए तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब ये जो तीनों वाक्य हैं बेटा ये अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। इनमें ये जो शब्द आए हैं ये कर्म नहीं हैं, लेकिन इनके बिना इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रहा था। यानी ये कर्म भी नहीं है लेकिन कर्म होने का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्य आपको बहुत से मिलेंगे, इनमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। जिनमें क्रिया से ही अर्थ स्पष्ट हो जाए वहाँ पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। आगे देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि
जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं थी, कर्ता और क्रिया का सीधा संबंध था, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म की आवश्यकता होती है। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम एक, कि जैसे सीता फूल तोड़ती है। क्या तोड़ती है? फूल तोड़ती है। था जैसे हम क्या शब्द, क्या प्रश्न लगाकर कोई किसी वाक्य में हम क्या लगाएंगे, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, अगर उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अगर हमें उसका कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। सबसे मोटी पहचान है इसकी। तो सीता इसमें कर्ता हो गई, फूल इसमें कर्म हो गया, और तोड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो ये किसका उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण और अपूर्ण। अब देखिए पूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में कर्म होता है और वाक्य के अर्थ की प्राप्ति के लिए पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, उसे पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। गाय घास चरती है, गाय क्या चरती है? घास चरती है। तो इसमें क्या हो गया? पूर्ण सकर्मक क्रिया हो गई। पूर्ण सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण एक कर्मक और पूर्ण द्विकर्मक। इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या होते हैं कि पूर्ण एक कर्मक क्रिया, वे वाक्य जिसमें एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें एक ही कर्म होता है। जैसे राम आम खाता है, राम क्या खाता है? आम खाता है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, अगर इसमें से क्रिकेट हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्रिकेट सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखिए, वे वाक्य जिनमें दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी पूर्ण द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। क्या दिया? दान दिया। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। यानी क्या और किसको जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, किसको का उत्तर, किसको, किससे, इसका और क्या का अगर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। इसमें मुख्य कर्म दान है और गौण कर्म ब्राह्मण है। इसी तरह देखिए, द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में प्रयुक्त कर्मों को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म क्या हो गया इस वाक्य में? दान हो गया, और गौण कर्म क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। देखिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया यानी जो पूरा नहीं हुआ है, जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अलावा अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता के अलावा किसी और अन्य संज्ञा या विशेषण शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे साधु चोर निकला, तो साधु संज्ञा, कर्ता, चोर विशेषण और निकला क्रिया हो गई। अब इसकी पहचान, हम पहचान कैसे करेंगे भी मैंने आपको बताया भी है, ओरली बताया है कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे होगी। देखिए जैसे वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किससे और किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि कोई उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चे भोजन कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं, हमें उत्तर प्राप्त हो गया, यानी भोजन काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो गया। रीना हंसती है, रीना क्या हंसती है, कैसे हंसती है पता नहीं है, तो इसमें कौन सा हो गया? अकर्मक क्रिया हो गई इसमें। देखिए बेटा, हमने अर्थ या कर्म के आधार पर पढ़ा। अब है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसके आधार पर इसके 5 भेद। रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर एक वाक्य दिया है, वाक्य में अगर हमें प्रश्न आएगा हमारे पास, तो कैसे आएगा? ये नहीं पूछेगा कि इसमें रचना के आधार पर भी बताइए, अर्थ के आधार पर भी बताइए। कोई एक वाक्य दे देगा, ये हो सकता है अर्थ के आधार पर भी हो ये वाक्य, जरूरी नहीं कि केवल रचना के आधार पर ही ऐसे वाक्य आएंगे। यानी ये बच्चा खेल रहा है तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर बताइए कि इसमें कौन सी क्रिया है। अब दे दिया जैसे कि रचना के आधार पर बताइए इसमें कौन सी क्रिया है, तो एक वाक्य में केवल एक ही क्रिया पूछेगा, या तो रचना के आधार पर पूछेगा या अर्थ या कर्म के आधार पर पूछेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे देखिए सामान्य क्रिया, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, सीता गाना
गाती है, यानी एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए संयुक्त क्रिया। जिन क्रियाओं का निर्माण दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगर हमें परिभाषा समझने में अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो ग्रामर का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल उदाहरण पढ़ें। उदाहरण से परिभाषा बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है, बिल्कुल हमें समझ में आती है। जैसे राम चुपचाप चला गया। अब देखिए परिभाषा पढ़िए कि जिन क्रियाओं का निर्माण दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से होता है, यानी या तो दो क्रियाएं होती हैं, दो से अधिक क्रियाएं भी हो सकती है, उसे संयुक्त मीन्स जोड़ना। तो जुड़ेंगी कब? जब एक से अधिक होंगी तभी तो जुड़ेंगी। तो राम चुपचाप चला गया, इसमें चला और गया दो क्रियाएं हो गई। जैसे पानी बरसने लगा, बरसना और लगा, ये दोनों क्रियाएं हो गई। अब जो संयुक्त क्रिया होती है ना बेटा, उसके 4 उपभेद माने गए हैं। अब वो देखते हैं। जैसे मुख्य, सहायक, संयोजी और रंजक। बहुत ही आसान है, अगर हम इसको 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आएगा। लेकिन अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो चाहे कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आ सकती। देखिए मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जो क्रिया मुख्य भूमिका निभाती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ रहा है, सीता हंसती है, यानी जिसमें आप ये लगाइए ना कि जैसे एक ही क्रिया हो उसे मुख्य क्रिया ही कहते हैं। समझने की बात है ये तो। नेक्स्ट देखिए समय का बोध कराने वाले शब्दों को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी समय का, अब ध्यान दीजिए इसमें समय का बोध कराने वाले, यानी वर्तमान में है, भूत में है, भविष्य में। जैसे श्याम पढ़ रहा है, वह हंसता रहता था भूतकाल में है शब्द कहाँ है? वर्तमान में है। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए मुख्य क्रिया के कार्य विस्तार को प्रकट करने वाले शब्दों को संयोजी क्रिया कहते हैं। जैसे वह घूमने जाया करता है, एक से अधिक क्रियाएं आ रही है, घूमने जाया करता है, उसके विस्तार को प्रकट कर रहा है। वह किताब पढ़ने में लगा है, पढ़ तो रहा है क्रिया है लेकिन अभी भी लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो गई? संयोजी क्रिया हो गई। इसी तरह देखिए नेक्स्ट, वे क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजक या विशिष्टता का रूप प्रदान करती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खड़े खड़े खाता है, मुख्य क्रिया हो गई खाना, कैसे खाता है? ये रंजक की विशिष्टता प्रदान कर रहा है। वह खा तो रहा है, कैसे खा रहा है? खड़े खड़े खा रहा है, लेट कर खा रहा है, तो ये क्या हो गई? इन शब्दों में खड़े खड़े में रंजक क्रिया हो गई। वह बैठकर पढ़ रहा है मुख्य क्रिया है, बैठकर इसमें रंजक क्रिया है। अब देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किससे बनती है? बहुत ईजी है। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणों से बनने वाले क्रियापदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। बेटा पद मैंने बताया, पद शब्द को ही कहते हैं, लेकिन पद अगर पूछा जाए तो जब हम व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा तो उसे पद कहते हैं। जैसे सीता बतियाती है, घोड़ा हिनहिनाता है, ये हिनहिनाना से बना है, ये बात से बतियाती है। तो नाम धातु क्रिया किससे बनती है? संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणों से। क्वेश्चन आ जाए कि नाम धातु क्रियाओं का निर्माण किससे होता है? संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणों से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी प्रेरणा नाम से स्पष्ट हो रहा है। जैसे रामू धोबी से कपड़े धुलवाता है, थानेदार पुलिस से चोर पकड़वाता है। यानी खुद काम न करके किसी और से रामू धोबी से काम करवा रहा है, थानेदार पुलिस से चोर को पकड़वा रहा है। तो खुद कार्य न कर दूसरों को प्रेरणा दे रहा है, दूसरों से जो कार्य करवाया जाए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए प्रेरणार्थक के भी 2 भेद किए गए हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम वो होता है जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करता है, द्वितीय वो होता है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता लेकिन अन्यों से कार्य करवाता है। देखिए मैंने भी बताया आपको कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद किए गए हैं। कर्ता स्वयं ही कार्य में सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बताया कि जब परिभाषा नहीं समझ में आए तो उदाहरणों के माध्यम से हम उसको समझेंगे। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, यानी बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कौन पढ़ा रहा है? मैं स्वयं पढ़ा रही हूँ, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। मैं सबको खिलाती हूँ, खाना खा रहे हैं सभी लेकिन कौन खिला रहा है? मैं स्वयं ही खिला रही हूँ, तो यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक, यानी जिसमें कर्ता स्वयं ही कार्य करे, यानी खाना खा रहे हैं तो खाने के लिए कह रहे हैं, वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अभी आया जैसे प्रेरणार्थक क्रिया का ही उदाहरण आएगा इसमें कि मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, खुद न लिखकर किससे लिखवा रहा है? सोहन से पत्र लिखवाता में कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, पढ़वाता शब्द में प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है ना उसमें 2 कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए प्रेरणा देने वाले को प्रेरक कर्ता कहते हैं, यानी जो प्रेरित करता है, जो काम करने के लिए कहता है वो प्रेरक होता है। और प्रेरणा पाकर काम करने वाले को प्रेरित कर्ता कहते हैं, यानी
प्रेरक और प्रेरित। अब जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, इसमें प्रेरक कौन हो गया? अध्यापक, और प्रेरित कौन हो गया? बच्चे। इसी तरह से इसमें प्रेरक मोहन और प्रेरित सोहन। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में 2 क्रियाएं होती है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उसकी एक पहचान है पूर्वकालिक क्रिया की, उसके अंत में कर या किए लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे देखिए इसमें आया है कि वाक्य में 2 क्रियाएं होती है। 2 क्रियाएं तो संयुक्त क्रिया में भी होती है, लेकिन ध्यान दीजिए मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती है, यानी मुख्य क्रिया से पहले आती हैं। जैसे वह खाना खाकर सो गया, सोना मुख्य क्रिया है, खाकर कर आ गया शब्द खाना में। माँ ने कपड़े धोकर सुखा दिए, धोकर शब्द में पूर्वकालिक क्रिया है। राम पढ़ के सोते हैं, सोता है। राम पढ़ के सोता है या राम पढ़कर सोता है, ये भी हो सकता है। इसमें देखिए पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है? धातु के अंत में कर या के लगाकर यह क्रिया बनाई जाती है। अब इसमें देखिए हम अभ्यास कार्य कैसे कर सकते हैं। परिभाषाएं तो हमें याद करनी पड़ेंगी कि जैसे अकर्मक क्या होती है, सकर्मक, पूर्ण अकर्मक। लेकिन निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का भेद बताइए, यानी कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं। अगर हम परिभाषा याद करेंगे, उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे, तो हम आराम से किसी भी वाक्य में बता सकते हैं कि यहाँ कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। पूर्ण है, अपूर्ण है, सकर्मक है, अकर्मक है, या रचना के आधार पर है, कर्म या अर्थ के आधार पर है। देखिए जैसे पहले हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। ये जो 1 से 6 तक के जो वाक्य हैं, इनमें हम किन के आधार पर क्रिया का प्रयोग करेंगे? अर्थ के आधार पर, ना कि रचना के आधार पर। सरोज नाटक देख रही है, वह दिन भर खाता रहा, मैं अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तक भी लिख रहा हूँ, बिल्ली भाग रही है, वह रात भर नहीं सोया, रमेश जयपुर गया। इन वाक्यों का आंसर या इन का आंसर हमें कैसे देना है? अर्थ के आधार पर। अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मैंने आपको बताया, रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 2 होते हैं। उसके बाद उसके उपभेद किए गए, लेकिन मुख्य रूप से रचना के आधार पर 2 और अर्थ के आधार पर 2, रचना के आधार पर 5 होते हैं। जैसे रचना के आधार पर हम लिखेंगे वह पत्र लिखने लगा, इनमें हमें रचना के आधार पर क्रिया को छांटना है। अचानक वह रोने लगी, वह जाए, राम नहाया, लड़की शर्माने लगी, वह मुझे झुठलाने लगा, कपिल चेतन से गृह कार्य करवाता है, शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है, वह खाना खाकर सो गया, वह अभी जयपुर होकर आई है। इन वाक्यों में हमें रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं। हमें इनके सामने ही इनके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें भेद ही तो बताना है, तो इनके सामने हम इनके आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा क्रिया टॉपिक कंप्लीट हो गया।